नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की बायोलॉजी अध्याय 1 जीव जगत, इसे इंग्लिश में द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, इसमें पार्ट 1 पढ़ाएंगे। इसमें जो जीव जगत दिया है इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो इस अध्याय में हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव तथा निर्जीव के बीच लक्षण क्या हैं, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, निर्जीवों के लक्षण क्या होते हैं, सजीव में वृद्धि कैसे होती है, क्या निर्जीव वृद्धि कर सकते हैं, और इसके साथ साथ विशिष्ट लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, सजीवों में कौन कौन से विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सभी लोग बायोलॉजी के छात्र हैं, तो बायोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो जानते हैं बायोलॉजी है क्या या जीव विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसी को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। तो बायोलॉजी है क्या, तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी है क्या, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करें, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। तो यहाँ से हम डिफिनीशन लिख के कराएंगे, आप लोग यहाँ से हर एक डिफिनीशन को समझेंगे और समझते हुए रिवाइज करते हुए यहाँ से पढ़ाई शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम पार्ट भाग 1, 2, 3, 4 करके बनाते जाएंगे, वीडियो बनाते जाएंगे और यूट्यूब पर अपलोड करते जाएंगे। आप लोग यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। अब देखते हैं कि जो बायोलॉजी है तो इसका मतलब क्या होता है। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है बायो और दूसरा है लॉजी, LOGY, लॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजी जो शब्द है वह लोगोस से मिलकर बना है। इससे बना है, लोगोस से मिलकर बना है। तो लिविंग मतलब होता है सजीव या जीवित जीव। लॉजी जो शब्द है वह लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी। इसको हिंदी में का अध्ययन। तो हम यहाँ से भी परिभाषा बना सकते हैं, यानी बायोलॉजी की परिभाषा बना सकते हैं, सजीव या जीवित जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। यानी सजीव या जीवित जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अब देखेंगे कि बायोलॉजी की ब्रांच या शाखाएं कितनी हैं। तो बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। एक है जंतु विज्ञान, दूसरी है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। तो देखते हैं जंतु विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम
क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ से डिफिनीशन लिखेंगे हम, परिभाषा लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाती है, जंतु विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाती है। दूसरी देखते हैं वनस्पति विज्ञान क्या है। तो हम यहाँ से वनस्पति विज्ञान की परिभाषा लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी के जो जनक कौन है। तो बायोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। यानी बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है, इसे इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। और जंतु विज्ञान का भी जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। यानी जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को भी कहा जाता है। यानी अरस्तु ही जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। यानी जंतु विज्ञान और बायोलॉजी दोनों के जनक अरस्तु ही हैं। लेकिन वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जो जनक हैं, फादर हैं, किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यानी वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्हें इंग्लिश में फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को। अब हम देखेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लेमार्क तथा टेविरेनस ने किया था। इस पॉइंट को याद रखना कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क और टेविरेनस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1802 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अब हम देखते हैं इस अध्याय में कि जीव जगत में देखते हैं कि सजीव क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सजीव या लिविंग। तो सजीव होते क्या हैं, तो सजीव वे जीव जो स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी तथा पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे डिफिनीशन में, वे जीव जिनमें स्वप्रतिकृति, स्वप्रतिकृति विकासशील, कैसा, विकासशील तथा स्वनियमनकारी और पारस्परिक
क्रियाशील तंत्र है जो क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं सजीव कहलाते हैं। तो डिफिनीशन क्या हुई कि सजीव किसे कहते हैं? वे जीव जिनमें स्वप्रतिकृति मतलब होता है अपने समान जीवों को उत्पन्न करना। स्व मतलब अपने, प्रति मतलब प्रतिकृति मतलब अपने समान संतानों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। सजीव ऐसे होते हैं जो अपने समान संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। उनमें विकासशील तथा स्वनियमनकारी एवं पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, सजीव कहलाते हैं। अब बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की जो क्षमता रखते हैं, जैसे कोई चीज सजीव है, जैसे ये मार्कर सजीव है तो ये क्या करेगा? अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखेगा, यानी उसमें स्वप्रतिकृति पाई जाएगी। ये बोर्ड क्या है? निर्जीव है। इसमें क्या होगा कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि इसमें इसे हम चोट मारे तो ये टूटेगा और क्या करेगा? ये हमें वापस नहीं मारने लगेगा। तो क्या होगा? इस मार्कर को हम क्या करें? तोड़ दें। इस मार्कर को तोड़ दें तो ये बाह्य उद्दीपन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसा है? निर्जीव है। जो सजीव होते हैं वो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जैसे किसी के इंजेक्शन लगाने पर जब कोई मरीज इंजेक्शन को देखता है तो ऐसा लगता है कि उसके पहले से ही दर्द होना स्टार्ट हो चुका है, तो वो क्या करता है? अनुक्रिया करता है, बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, क्योंकि वह सजीव है। और यदि इस बोर्ड को हथौड़ा मारे या इसे तेजी से मारे तो ये अनुक्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि यह क्या है? निर्जीव है। ये बोर्ड कैसा है? निर्जीव है। इसके बाद देखते हैं कि जीवधारियों के लक्षण। सजीव समझ में आ गया, तो हम देखेंगे इसके बाद जीवधारियों के लक्षण। तो जीवधारियों के लक्षण क्या है? तो जीवधारियों के लक्षण देखते हैं या सजीवों के लक्षण देखते हैं। तो जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये सभी सजीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है या मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले बनता क्या है? सबसे पहले कोशिका का ही निर्माण होता है। कोशिका से उत्तक बनता है और उत्तक से उत्तक तंत्र बनता है और उत्तक तंत्र से अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से शरीर बनता है, यानी बॉडी बनती है। तो सभी जीवों का जो शरीर है वह कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। जितने भी जीव संसार में पाए जाते हैं वो सारे कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले कोशिका बनती है, फिर उत्तक बनता है, फिर उत्तक तंत्र बनता है, उत्तक तंत्र से क्या बनता है? अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और उससे शरीर बनता है। तो सभी जीवों का शरीर जो है कहीं ना कहीं कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। अब देखेंगे कि सजीवों में वृद्धि किस तरीके से होती है। वृद्धि, तो पहला लक्षण है वृद्धि। तो वृद्धि तो हम लिखेंगे सजीवों में वृद्धि
तीन प्रकार से होती है, यानी सजीवों में वृद्धि जो है वह तीन प्रकार से होती है। पहला, आकार में वृद्धि, आकार में वृद्धि। दूसरा है भार में वृद्धि। और तीसरा है, पहला है आकार में वृद्धि, दूसरा है भार में वृद्धि, और तीसरा है संख्या में वृद्धि। संख्या में वृद्धि। यदि कोई सजीव है और वह आकार में वृद्धि, मतलब इतना छोटा है और वृद्धि करेगा तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, यानी इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी उसमें आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार की वृद्धि क्या कहलाती है, आकार में वृद्धि कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति 10 केजी का है तो कुछ समय बाद वह 30 केजी का हो जाएगा या 40 केजी का हो जाएगा। तो इस वृद्धि को क्या कहते हैं, भार में वृद्धि कहते हैं। भार में वृद्धि कहते हैं। यदि कोई जीव एक है और एक से क्या करे, संतान उत्पन्न करे, 1 से 2 हो जाए या 3 हो जाए, इस प्रकार की वृद्धि को हम संख्या में वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि तीन प्रकार से हो सकती है, आकार में वृद्धि हो सकती है, भार में वृद्धि हो सकती है और संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो वृद्धि तीन प्रकार से होती है, आकार में वृद्धि, संख्या में वृद्धि और भार में वृद्धि। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या सजीवों में ही वृद्धि होती, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। तो हम डालेंगे वृद्धि। तो वृद्धि सजीवों में भी होती है और निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। तो सजीव में जो वृद्धि होती है, सजीव में जो वृद्धि होती है वह जो सजीव में वृद्धि होती है इसमें आंतरिक वृद्धि होती है। यानी सजीव में कौन सी वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें बाह्य वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है, बाह्य वृद्धि होती है, बाह्य वृद्धि होती है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पर्वत, रेत के टीले, इनमें वृद्धि जो होती है वो बाह्य वृद्धि होती है। तो सजीवों में जितने भी सजीव हैं उनमें आंतरिक वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीवों में वृद्धि होती तो है लेकिन बाह्य वृद्धि होती है। कैसी होती है, बाह्य वृद्धि होती है। जैसे पर्वत है, पर्वत पे उगे पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां, कूड़ा करकट, मिट्टी, वो सब पर्वत पर गिरता रहता है। जैसे मान के चलिए इतना ऊंचा पर्वत है, इस पर कूड़ा करकट, पत्तियां, पेड़ की पत्तियां, टहनियां इस पर गिर जाएं तो ये पर्वत क्या हो जाए, इतना ऊंचा हो जाए। तो ये कौन सी वृद्धि होगी, इसके ऊपर वृद्धि हुई। किसके ऊपर हुई, ये चीज इसके ऊपर वृद्धि हुई और ये इसमें क्या हुआ, आकार में बढ़ गया। तो इस प्रकार की वृद्धि को हम बाह्य वृद्धि कहते हैं। और ये बाह्य वृद्धि ऊपर इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर कूड़ा करकट या कुछ चीजें होती हैं वो जमा होने लगती हैं और वो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ जाता है। इस तरीके से वृद्धि जो होती है वो किसमें होती है, निर्जीव में वृद्धि होती है। लेकिन सजीवों में इस प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। जो सजीवों में वृद्धि होती है वह आंतरिक वृद्धि होती है। कैसी होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण क्या है, तो हेडिंग डालेंगे विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण, एक बात समझ लीजिए, विशिष्ट लक्षण होते क्या है। तो विशिष्ट लक्षण वे होते हैं जो सजीवों में तो पाए जाते हैं लेकिन निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो यहां से डिफिनीशन लिखेंगे विशिष्ट लक्षणों की। वे लक्षण जो सजीवों में पाए जाते हैं
पाए जाते हैं, लेकिन निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। यानी वे लक्षण जो सजीवों में तो पाए जाते हैं लेकिन निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। अब विशिष्ट लक्षण देखते हैं कि विशिष्ट लक्षण किसमें पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते। तो सजीवों का दूसरा लक्षण देखते हैं, जनन, रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या है? तो जनन अपने समान संतान या संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संतान या संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और जनन दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन होता क्या है? वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। ऐसे कह सकते हो विपरीत जनकों की आवश्यकता, यानी ऐसा जनन जिसमें विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, या ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती, लैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो वह जनन जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, या तो नर हो या मादा हो। तो हम डिफिनेशन लिखेंगे। अलैंगिक जनन क्या है? वह जनन जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, नर या मादा। इसमें दोनों नहीं होते, या तो नर होगा या मादा होगी। यानी अलैंगिक जनन में या तो नर लेगा भाग या तो मादा लेगी भाग। इसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें विपरीत जनक, यानी जो एक नर होगा एक मादा होगी, दोनों भाग लेंगे तभी लैंगिक जनन होगा, अन्यथा लैंगिक जनन नहीं होगा। ये होता क्या है कि लैंगिक जनन में एक नर होता है और एक मादा होती है। तो नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक N और मादा युग्मक N, दोनों का जब संलयन होता है तो ये 2N यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट, या इसे हिंदी में युग्मनज भी कहते हैं। जाइगोट बनता है
या जाइगोट या युग्मनज बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और इसी भ्रूण से शिशु बनता है, नई संतान बनती है, नई संतान बनती है, शिशु बनता है, नई संतान बनती है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। जैसे मान के चलिए, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि अमीबा है, और इस अमीबा में क्या होगा कि इस अमीबा में डीएनए पाया जाएगा, और ये डीएनए पाया जाएगा, और यही अमीबा टूटकर दो संतति में विभक्त हो जाए, दो नए जीव बना ले, इसी क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी एक ही जनक दो नई संतानों को जन्म दे दे, इसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें नर तथा मादा दोनों भाग जनक भाग लेते हैं, और दोनों में नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक बनता है। दोनों संलयित होते हैं और ट्यूजन का निर्माण करते हैं, जाइगोट बनाते हैं या युग्मनज बनाते हैं, और यही युग्मनज भ्रूण बन जाता है। भ्रूण से नई शिशु या नई संतान का निर्माण होता है। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखते हैं कि किसमें जन्म पाया जाता है, जनन विशिष्ट लक्षण है या नहीं है, जनन विशिष्ट लक्षण है या नहीं है। तो हम नोट बना लिखेंगे, नोट। खच्चर, खच्चर एक प्रकार का गधा होता है, जिसे इंग्लिश में म्यूल कहते हैं। खच्चर हो गया तुम्हारा। बांध कामगार मधुमक्खी हो गया, कामगार मधुमक्खी, बांध कामगार मधुमक्खी हो गया। बांध मनुष्य हो गया, बांध मनुष्य हो गया। और ये सभी सजीव हैं। ये क्या है, ये सभी सजीव हैं, ये सभी सजीव हैं, लेकिन इनमें जनन नहीं होता है, लेकिन इनमें जनन नहीं होता है, लेकिन इनमें जनन नहीं होता है, इसलिए जनन विशिष्ट लक्षण नहीं है, इसलिए जनन विशिष्ट लक्षण नहीं है। देखिए यहाँ पर कि हमने नोट में लिखवाया है खच्चर। जब गधे और घोड़े के साथ संकरण कराया जाता है तो उससे उत्पन्न संतति को खच्चर कहा जाता है, और उस जो खच्चर होता है वह संतति या जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी अपने समान जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी उसमें जनन नहीं पाया जाता, लेकिन है वो सजीव। ऐसे ही कामगार, बांध कामगार मधुमक्खी, जिसे वर्कर भी कहते हैं। वर्कर जो मक्खियां होती हैं, कामगार मधुमक्खियां होती हैं जो, उनमें भी जनन नहीं पाया जाता है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। ये जैसे बांध मनुष्य जो अनफर्टाइल मनुष्य होते हैं, उन्हें वो भी क्या करते हैं, जनन नहीं कर सकते, यानी अपने समान जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी जीव लिखे हैं वो सारे क्या हैं, सजीव हैं, लेकिन अपने समान जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये जनन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जनन है वह विशिष्ट लक्षण नहीं है। हमने पहले बताया था कि विशिष्ट लक्षण वे होते हैं जो सजीव में तो पाए जाते हैं लेकिन निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो जनन क्या विशिष्ट लक्षण है, तो जनन, इसलिए जनन क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है।
इसके बाद देखते हैं उपापचय। तीसरा जो लक्षण है जीवों का वो है उपापचय। तो उपापचय क्या होता है भाई? तो हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं, यानी हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। और जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो निर्जीवों में नहीं होती हैं। और शरीर के बाहर यदि मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, वो निरुपवाद रूप से क्या है? सजीव। जो सजीव जो होता है उसके अंदर तो उपापचयी क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन निर्जीवों के अंदर उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो हम लिखेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, हमारे शरीर में होने वाली, हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं निर्जीवों में नहीं होती हैं। ये क्रियाएं निर्जीवों में नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी होता है क्या? शरीर के बाहर मुक्त तंत्र में, शरीर के बाहर मुक्त तंत्र में, शरीर के बाहर मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। शरीर के बाहर मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। शरीर के बाहर मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं क्या हो सकती हैं? प्रदर्शित हो सकती हैं। जैसे जीव शरीर के बाहर परख नली में तथा पात्रे में एकांकी उपापचयी क्रियाएं हैं। एकांकी उपापचयी क्रियाएं हैं। जैविक उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है। उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है। यद्यपि ये जैविक क्रियाएं हैं, तो निरुपवाद रूप से परिभाषित है। निरुपवाद रूप से क्या है? परिभाषित है। तो उपापचयी क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उन्हें इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं। तो हम वही लिखें, हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं निर्जीवों में नहीं होती। साफ तौर से ये क्रियाएं जो होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, वो निर्जीवों में नहीं होती हैं। और शरीर के बाहर मुक्त तंत्र में, यानी शरीर के बाहर, या हम जैसे सजीव हैं तो हमारे शरीर के बाहर जैसे कोई टेस्ट ट्यूब है या परख नली है या अंतः पात्रे या कोई पात्र है जिसमें जैविक क्रियाएं हो रही हैं, यानी उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वे जैविक नहीं हैं। यदि वो क्रियाएं जैविक हैं तो निश्चित रूप से ही क्या है? वो निरुपवाद रूप से परिभाषित हैं।
निश्चित रूप से क्या है, निर्विवाद रूप से परिभाषित है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो उपापचय है वो क्या है, विशिष्ट लक्षण है। उपापचय क्या है, विशिष्ट लक्षण है, यानी उपापचय विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि ये सजीवों में पाया जाता है लेकिन निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो उपापचय विशिष्ट लक्षण है। और उपापचय में क्या होता है, दो क्रियाएं होती है। उपापचय में कौन सी क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है उपचय, एक होती है अपचय। तो देखते हैं उपचय और अपचय है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे उपचय क्या है। तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है उपचय और दूसरी होती है अपचय। तो उपचय क्या है, तो उपचय एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें सरल अणु से जटिल अणु या जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। और जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो हम लिखेंगे उपचय में, उपचय क्या है, उपचय एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण होता है। यानी जो उपचय है वह क्या है, उपचय एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस है, वो कैसी क्रिया है, ये एक उपचय क्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी छोटे छोटे अणु परस्पर आपस में मिलकर एक बृहद अणु यानी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसमें सरल अणु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, उसकी उपस्थिति में यानी सरल अणु आपस में मिलकर सिंथेसिस करके यानी संश्लेषण करके एक बृहद यानी बड़े या जटिल अणु का निर्माण करते हैं। उसी की क्रिया को हम उपचय क्रिया कहते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद देखते हैं अपचय क्या है। चाहे रिएक्शन लिख लो प्रकाश संश्लेषण की, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है जल, 12H2O, और क्या किसकी उपस्थिति में करते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और इनके साथ क्या होता है क्लोरोफिल, या इसे पर्णहरिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णहरिम। जब क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, और पत्तियों में पाया जाता है, और सूर्य का प्रकाश होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जल होता है, ये सब मिलकर क्या बना देते हैं, एक भोजन का निर्माण कर देते हैं। यानी C6H12O6 और प्लस 6H2O, और इसके साथ साथ यानी जल के साथ साथ क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, 6O2 का ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे अणु यानी सरल अणु ये आपस में संश्लेषण करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ये छोटे छोटे अणु आपस में संश्लेषणात्मक क्रिया करते हैं या संश्लेषण करते हैं और एक बृहद अणु या जटिल अणु का निर्माण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं।
इसी क्रिया को हम उपचय कहते हैं। अब इसके बाद एक अपचय देखते हैं। तो अपचय एक विघटनकारी प्रक्रिया है। कैसी है? अपचय एक विघटनकारी प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणु सरल अणुओं या पदार्थों में टूटता है। यानी जो अपचय है वह अपचय एक विघटनकारी प्रक्रिया है जिसमें कोई जटिल अणु सरल अणु में टूटता है। अपचय क्या है? विघटनकारी प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणु सरल अणु या पदार्थों में टूटता है और टूट कर क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। टूट कर क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। टूट कर क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे शोषण रिस्पायरेशन। यानी शोषण क्या है? एक प्रकार की अपचय क्रिया है। शोषण में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के अणु जल व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हम इसकी जो लिख सकते हैं, समीकरण लिख सकते हैं 6CO2 कार्बन C6H12O6। और ये एक वृहद या जटिल अणु है और ये किसकी उपस्थिति में? O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में या एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा? ये 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O यानी जल में टूटेगा और प्लस ऊर्जा मुक्त करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा मुक्त करेगा। तो एक विघटनकारी प्रक्रिया यानी अपचय क्या है? एक विघटनकारी प्रक्रिया जिसमें जटिल अणु एक सरल अणुओं में टूट रहा है। जटिल अणु सरल अणुओं या परमाणुओं में टूट रहा है और ऊर्जा मुक्त कर रहा है या ऊर्जा को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है या ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। इसमें होता क्या है? जब भी ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा उसका प्रयोग हम क्या करते हैं? कार्य करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं संवेदनशीलता या अनुकूलनशीलता। संवेदनशीलता अनुकूलनशीलता क्या होती है? तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो संवेदनशीलता क्या है कि जितने भी जीव जंतु हैं या सभी जीव अपने चारों ओर के वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति क्या करते हैं? संवेदनशील रहते हैं। उन्हीं को संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे कोई पक्षी है और यदि कोई वातावरण में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या करेगा? पक्षी वो अपने पंखों को फुला लेगा या शरीर को फुला लेगा और पंखों को खड़ा कर लेगा। तो ये क्या है? संवेदनशीलता है। यानी वातावरण के अनुसार अपने को क्या करेगा? अपने आप को संवेदनशील बना लेगा। अपने आप को ढालने और उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलनशीलता कहलाता है। जैसे गिरगिट खतरा देखता है तो क्या करता है? मौसम के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है, अपना कलर चेंज कर लेता है, अपने आप में अनुकूलनशीलता लाता है। तो संवेदनशीलता या अनुकूलनशीलता। तो संवेदनशीलता या अनुकूलनशीलता है क्या? फिर से हम बता रहे हैं कि सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर उसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं या प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। उसी को संवेदनशीलता कहते हैं। तो
तो डिफिनीशन लिखेंगे, सभी जीव अपने चारों तरफ के, सभी जीव अपने चारों तरफ के, यानी सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर, यानी चारों तरफ वातावरण में परिवर्तनों का अनुभव कर उसके प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संवेदनशीलता कहते हैं। अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, या ऐसे कह सकते हैं परिवर्तनों का अनुभव कर उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ये अच्छा रहेगा। उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे सर्दियों में जो सर्दी आते समय क्या होता है कि जो पक्षियों द्वारा, एक सर्दियों में पक्षियों द्वारा पंखों को क्या कर लिया जाता है? खड़ा कर लिया जाता है और शरीर को फुला लेते हैं। सर्दियों में पक्षियों द्वारा पंखों को खड़ा कर शरीर को फुला लेना, ये क्या होगा? यानी शरीर को फुला लेना क्या होगा? शरीर, यानी जो पक्षी होते हैं वो जब सर्दी आती है तो करते क्या है कि पंखों को खड़ा कर लेते हैं और शरीर को फुला लेते हैं। जब शरीर को फुला लेते हैं और पंखों को खड़ा कर लेते हैं तो सर्दी के मौसम में भी उनको ठंड कम महसूस होती है। तो वातावरण के अनुसार अवगत होते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? उसके प्रति वातावरण, ऐसा कह सकते हैं कि वातावरण का अनुभव करते हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और इसी को हम संवेदनशीलता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? संवेदनशीलता कहते हैं। फिर अनुकूलनशीलता क्या है? तो नई लाइन से लिखेंगे, सभी जीव वातावरण के अनुसार, यानी सभी जीव वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालते हैं, स्वयं को ढालते, या यानी जो जीव होते हैं वो स्वयं को या तो ढालते हैं या फिर क्या करते हैं? अपनी संरचना तथा क्रियाओं में परिवर्तन लाते हैं। ढालते हैं अपनी संरचना या क्रियाओं में क्या करते हैं? परिवर्तन, क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? परिवर्तन करते हैं। जैसे गिरगिट का रंग बदलना,
फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखो, संवेदनशीलता क्या है? सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव कर उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यानी जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं, जो भी वातावरण में चेंजिंग होती है उसके प्रति संवेदना रखते हैं। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य क्या होगा, जैसे मौसम में चेंजिंग हुई, ठंडी आई, तो सूती हल्के वस्त्र पहनना बंद करेगा, ऊनी वस्त्र पहनेगा, मोटे वस्त्र पहनेगा, जिससे क्या हो, ठंडी कम लगे। तो उसके प्रति क्या यानी जो क्रिया हो रही है उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्रिया के प्रति क्या कर रहा है, यानी जो मौसम चेंज हो रहा है उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। इसी को संवेदनशीलता कहते हैं। और ऐसा ही पक्षी भी करते हैं। पक्षी क्या करते हैं, सर्दियों के दिनों में पंखों को खड़ा कर लेते हैं और शरीर को फुला लेते हैं। यानी वातावरण में जो होते हैं, चेंजिंग होती है, उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और फिर अनुकूलनशीलता क्या होती है कि जितने वातावरण में चेंज होते हैं या परिवर्तन होते हैं और उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकूलनशीलता कहलाती है। जैसे गिरगिट का रंग बदलना, क्या है, अनुकूलनशीलता है। जैसे बरसात खत्म हो जाती है और बरसात खत्म होने के बाद जो मेढक होता है, तो वह वातावरण में अपने आप को अनुकूलित रखने के लिए क्या करता है कि जमीन के अंदर चला जाता है और सुसुप्तावस्था में चला जाता है। किस अवस्था में चला जाता है? सुसुप्तावस्था में चला जाता है, जहां पर फिर से बरसात होती है, फिर वह समय के अनुसार जागृत अवस्था में आ जाता है। तो मौसम के अनुसार या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलनशीलता कहलाता है। अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलनशीलता कहलाता है। जैसे जाड़े के मौसम में जानवर क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं उनके बाल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। बाल क्या हो जाते हैं? बड़े बड़े हो जाते हैं। और वो उससे क्या होता है, जाड़ा कम लगता है। और गर्मी के दिनों में वही बाल क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं या छोटे छोटे हो जाते हैं। तो मौसम के अनुसार या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलनशीलता कहलाता है। बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ से डेली वीडियो अपलोड होंगे, भाग 1, 2, 3, 4 करके हम यहाँ से वीडियो बनाते रहेंगे, यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। आप सभी लोग यहाँ से हर एक डिफिनीशन की परिभाषा लिखते रहिए और लिखकर क्या करिए, इसको पढ़िए, यहाँ से रिवाइज